बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये हम जो आईसीएसई की 9th क्लास की, ठीक है, जो स्विक्स का लेसन 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस लेसन में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है। ओके, और इसके बाद ये भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो मेन टॉपिक है इस लेसन का, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैसे बनती है। ओके, इसकी बैकग्राउंड क्या थी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे क्या होता है, एक कैबिनेट मिशन आता है इंग्लैंड से, ठीक है। कैबिनेट मिशन क्या था, इसमें 3 मेंबर्स थे। ओके, और ये मेंबर आप देख सकते हो यहाँ से। इसका कैबिनेट मिशन नाम क्यों है, क्योंकि जो ये मेंबर थे ना, ये किसके मेंबर्स थे, ये ब्रिटिश जो उनकी कैबिनेट होती है। ओके, तो उनके मेंबर, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो ये कैबिनेट मिशन एक बात क्या किया जाता है कि इन हम इंडिया के लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे। ओके, और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो मेन टास्क होगा, जो मेन काम होगा, वो क्या होगा कि ये फर्दर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या करेगी, इंडिया के लिए क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेगी। ओके, तो ये हम यहाँ पे आपको मैं ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। ओके, इसके बाद मैंने मुझे बताया था कि जैसे कि आप लोगों को कि यहाँ पे जो मेंबर्स आते हैं इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे, तो 389 मेंबर आते हैं यहाँ पे, जिसमें से यहाँ पे 296 थे यहाँ ब्रिटिश इंडिया से, और यहाँ पे प्रिंसिपल स्टेट को कितने मेंबर रिप्रेजेंट करते थे, 93। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ये बन के तैयार हो गई थी। ओके, अभी ये कितने सेशन टोटल कंडक्ट करती है, ये 11 सेशन से इलेक्ट करती है। ओके, पहला सेशन आपको बताया था ये 9 दिसंबर को होता है, और लास्ट सेशन जो होता है ये कब होता है, ये कब कंडक्ट करती है, 26 नवंबर 1949 को। ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को जो टोटल टाइम लगता है इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो कितना टाइम लगता है उसको, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते थे। ओके, तो ये फर्स्ट मीटिंग की क्या इंपोर्टेंस थी, सेकंड मीटिंग की क्या इंपोर्टेंस थी, थर्ड मीटिंग की क्या इंपोर्टेंस थी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, इसके बाद मैंने बच्चों को बताया था कि जैसे कि हमारी थर्ड मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, यहाँ पे वो एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये कब पास हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा कब पास किया गया था, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि ये यहाँ पे 22 जनवरी 1947 को ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इसको क्या कर देती है, पास कर देती है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये कॉन्स्टिट्यूट हमारे पास असेंबली थी, और जो इसमें डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया था, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या कुछ था, ये सारा कुछ मैं पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। ओके, और इसके बाद बच्चों ये भी मैं आपको बता चुका था कि जैसे कि अभी 1947 में आ गए हैं, ठीक है। और जो मैंने आपका जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे 14 अगस्त को क्या होता है, 14 अगस्त 1947 को क्या होता है कि जो पाकिस्तान होता है वो इंडिया से अलग हो जाता है, ठीक है। आपको पता ही है कि हम 15 जो अगस्त को क्या मनाते हैं, 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो हमारे जो हमारा कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान, उससे क्या था, एक दिन पहले वो हमारी कंट्री को छोड़ के उन्होंने अलग कंट्री बना दिया था, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान अगर कंट्री बन गया तो उनके लिए भी कोई बॉडी कोई बॉडी उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, वो अलग से चाहते हैं कि हम अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो रियल स्ट्रेंथ थी वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन ये पूछते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें सारे के सारे क्या हिंदू थे, तो मैंने आपको ये भी बताया था नहीं, जो सारे के सारे उसमें हिंदू नहीं थे, यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भी थी, ठीक है। ये बच्चों ये कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कास्टों के लोग थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ जो क्रिटिसाइज करते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कि इसमें तो ये तो जो हिंदू मेजोरिटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे एंग्लो इंडियंस भी थे, यहाँ पे क्रिश्चियन भी थे, यहाँ पे पारसी कम्युनिटी भी थी, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम भी थे, बताया था आपको कि जफर इमाम थे और मोहम्मद सदीउल्लाह, ठीक है। और यहाँ पे सिख भी थे, जिनको कौन रिप्रेजेंट करता है, सरदार हुकुम सिंह रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ से ये आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पीछे जाके ये वीडियोस क्या कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो, जो आज की वीडियो हमने क्या पढ़ना है, आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसको ये टास्क दी थी कि आपने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी बच्चों देखो क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ना हमारे पास, इसको शॉर्ट में राइट कर रहा हूँ मैं सीए, ठीक है। सीए राइट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अभी बच्चों यहाँ पे आपको पता ही कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कितने मेंबर थे, यहाँ पे 299 मेंबर रह गए थे, ठीक है, क्योंकि आधे मेंबर पाकिस्तान में चले गए थे, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में चले गए थे इसको छोड़ के। तो आपको क्या लगता है कि ये 200 जो 99 मेंबर है, क्या ये पूरे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूट प्रिपेयर कर सकते थे, नहीं, ठीक है। तो इनके लिए क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही मुश्किल टास्क थी, ठीक है।
तो आगे इसलिए ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज को दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज को दे देते हैं, ताकि जो हर एक कमेटी होगी वो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का डिफरेंट डिफरेंट काम क्या करेगी, उसको वो देखेगी, वो काम उसको दिया जाएगा, उसको सौंपा जाएगा, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो बच्चों जैसे कि यहाँ पे कोई स्कूल है ना, हमारा सेंट माइकल मान लो स्कूल है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। सपोज करो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे है एनुअल फंक्शन है हमारे स्कूल का, ठीक है, हमने एक फंक्शन ले लिया कि एनुअल फंक्शन है जो हमारे स्कूल का वो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है इस साल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो हमारे जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या फिर जो मैनेजर हैं, वो दो ये सारा काम कंडक्ट कर पाएंगे? नहीं, ठीक है, उनके लिए ये जो काम होगा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल होते हैं या फिर जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, ये आगे क्या करेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और किसी ग्रुप को कहेंगे कि आपने जो रिफ्रेशमेंट का सामान लेके आना है, ठीक है, और किसी ग्रुप को ये टीचरों को कहेंगे कि आपने यहाँ पे म्यूजिक देखना है, और किसी ग्रुप को ये कहेंगे कि आपने क्या करना है, आपने जो भी गेस्ट है उनका ध्यान रखना है, ठीक है, और किसी जो टीचरों की टीम को ये क्या बोलेंगे कि आपने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट के बारे में देखना है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो प्रिंसिपल होते हैं या फिर मैनेजर्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टीचरों के ग्रुप बना देते हैं, उनको एक स्पेसिफिक टास्क दी जाती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, ताकि जो इनके ऊपर जो बर्डन था उसको क्या किया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वहां भी बच्चों सेम ऐसे ही हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सारा काम नहीं दे सकती थी, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने क्या किया, कमिटीज बनाई, ठीक है। टोटल ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है, ये कितनी कमिटीज बनाती है बच्चों, यहाँ पे 8 कमेटी बनाती है, ठीक है, याद रख लेना ना, ये कितनी कमेटीज बनाती है, 8 कमेटीज बनाती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से देख सकते हो, वैसे ये जो यहाँ पे कमेटीज के नाम दे रखे हैं, ये आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको इसमें बता दूंगा कि यहाँ पे 8 कमेटीज बनती हैं, जैसे कि यहाँ पे हाउस कमेटी बनती है, जैसे कि यहाँ पे स्टेट कमेटी बनती है, जैसे कि यहाँ पे एडवाइजरी एंड कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स बनती है, जैसे कि ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी बनती है, जैसे यूनियन पावर कमेटी बनती है, ठीक है। तो ये ऐसे मिला के टोटल कितनी कमेटीज बनती है, 8 बनती है, और इनकी आगे सब कमेटी भी थी, ठीक है। तो बहुत सारी कमेटीज होती हैं, इतनी आपने याद नहीं रखनी है, ओके। लेकिन ये सारी जो कमिटीज बनाई गई थी, इसमें से बच्चों एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कमिटीज थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो इसके चेयरमैन थे वो कौन थे बच्चों, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी की, और बच्चों जो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था ना, ठीक है, और इसके हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ओके। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी का इसके जो काम दिया गया था, इसका काम था कि आपने क्या करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया है उसको आपने स्क्रूटिनाइज करना है, उसकी छानबीन करनी है, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन कैसे, सपोज करो कि अगर उन्होंने क्या है कि काफी डिफिकल्ट वर्ड यूज किए हुए हैं, ठीक है, अगर उन्होंने काफी डिफिकल्ट वर्ड यूज किए हैं जिनको जो आम पर्सन वो नहीं पढ़ सकता है, ठीक है, तो ये कमेटी क्या करेगी, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करेगी, वो सिंपल वर्ड यूज करेगी उसके उसके प्लेस पे, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड के सिंपल वर्ड क्या करेगी, यूज करेगी। अगर सपोज करो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर काफी ज्यादा जो लेंथी, बहुत ही लेंथी सेंटेंस में कोई बात कही गई है, ठीक है, तो फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करेगी, वो इन जो ये पूरी बात है उसको छोटे छोटे सेंटेंसों में ब्रेक करके यहाँ पे राइट करेगी, ठीक है। तो ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई और क्या काम था इसका, अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको क्या करेगी, ये देखेगी, ठीक है। तो ये सारे काम है जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये सारे काम किसको सौंपे गए थे, किसको यहाँ पे हैंड ओवर किए गए थे, ड्राफ्टिंग कमेटी को, ठीक है। याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनती है, यहाँ से आप देख सकते हो कि 29 अगस्त 1947 को बनती है, ठीक है। और ये एग्जाम में यही पूछते हैं कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो यू विल से दैट द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इज बी आर अम्बेडकर, ओके। और इसको क्या काम दिया गया था ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, ओके। वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसको वो जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है बच्चों, उसको ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में 141 डेज का टाइम लगता है, यानी लेस देन, आप कह सकते हो कि लेस देन यहाँ पे ये 6 मंथ का टाइम लेती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद उसके बाद बच्चे एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्या है हमारे पास कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ओके। तो जैसे कि बच्चों आप लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ओके,
इसको इसको जो इस नाम से भी जानते हैं, बाबा साहेब भी कहते हैं। ओके, बाबा साहेब भी बी आर अम्बेडकर को ही कहते हैं। ओके, तो जैसे कि बच्चों जो बी आर अम्बेडकर थे, ये क्या थे, जब ये बचपन में थे, जब ये बच्चे थे, ठीक है, तो बहुत ही ये गरीब फैमिली से बिलोंग करते, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। और जब ये छोटे थे तो उसने बहुत सारी क्या देखी बच्चों, इसने अनइक्वालिटीज देखी, ठीक है, बहुत ही बताऊंगा आगे क्या इनइक्वालिटीज देखी। और आप कह सकते हो कि ये स्कॉलरशिप के दम पे क्या है, वो पढ़ा है, ठीक है। और जब ये छोटे थे, जब ये इसकी जो बायोग्राफी उसमें लिखा हुआ है कि जब ये एक बारी जो स्कूल में गए थे, नए नए स्कूल में गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या थे, जो जब जब ये क्या करते हैं कि स्कूल को अटेंड करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, तो जैसे ये क्लास में एंटर होते हैं ना यहाँ पे, तो बाकी बच्चे क्या है बच्चों, जो बाकी बच्चे होते हैं क्लास में बैठे होते हैं, वो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं और वो सारे के सारे इससे दूर भागने लगते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे जो सारे बच्चे थे, जब स्कूल में एंट्री की बी आर अम्बेडकर ने, वो दूर क्यों भाग रहे थे, क्योंकि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे। आपको पता ही है कि चलो आजकल तो जो कास्ट वगैरह है, जो जाति वगैरह है, उसका इतना ज्यादा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है, लेकिन पहले क्योंकि लोग अनपढ़ थे, लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग बहुत ही ज्यादा जाति को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, और वो छोटी जाति वालों लोगों को क्या है, कुछ समझते नहीं थे। तो इसलिए जो अमीर लोग थे, ये सोचते थे कि अगर हम छोटी जाति के लोगों के साथ में रहेंगे, तो जो हमें भी क्या लग जाएगा, ये गरीबी हमें भी लग जाएगी, ठीक है। तो जो गरीबी है, इन्हीं को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इनका बर्थ राइट है, ठीक है, जो ऐसा सोचना था इनका। और एक चीज और जितने भी ये यहाँ पे जो लोअर स्टैंडर्ड के काम होते हैं, जैसे कि जूतों को पॉलिश करना, ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि जो काव डंग होता है, गोबर होता है, वो साफ करना, गलियां साफ करना, ठीक है, या फिर चमड़े का काम करना, ठीक है, लेदर वर्क होता है जो, तो ये जो ऐसे काम थे ना, वो सारे के सारे किन लोगों को दिए जाते थे, ये जैसे सफाई का काम हो गया, सारे के सारे नियमित जाति वालों को दिए जाते थे, ठीक है। तो बच्चों, ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तो उन्होंने क्या कहा कि जो यहाँ पे ये सोसाइटी में चल रहा है ना, ये अनइक्वालिटीज चल रही है यहाँ पे, है ना, तो ये सारा कुछ मैंने क्या करना है, ये सारा कुछ मैंने खत्म करना है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जी जान से पढ़ते हैं, और ये एट द एंड क्या है, ये लॉयर बन जाते हैं, है ना, वकील बन जाते हैं, या जो ऑक्यूपेशन से क्या आते हैं, वकील थे, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख भी सकते हो, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा ये क्या थे, इंटेलिजेंट, जो आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंट क्या थे, लॉयर्स थे, ठीक है। इनकी जब ये बोलते थे तो सारे चुप हो जाते थे, मतलब इतना ज्यादा जो ये इतनी अच्छी, मतलब ये वो स्पीच देते थे। ओके, चलो। और बच्चों, एक और क्या काम क्या करते हैं ये, कि ये जो एससी और एसटी होते हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, जो छोटी जाति वाले होते हैं, ठीक है, उनको इन्होंने ऊपर उठाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाला, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला रिजर्वेशन, ठीक है। अगर आप लोगों को पता ही है कि जो बीसी होते हैं, उनको 27% रिजर्वेशन मिलती है, ठीक है। और जो यहाँ पे एससी एसटी हैं, उनको 15% रिजर्वेशन मिलती है, ठीक है। यानी रिजर्वेशन का मतलब है कि जो सपोज करो यहाँ पे 15 यहाँ पे पुलिसमैन रखने हैं, ठीक है, 100 मान लो आप, 100 यहाँ पे पुलिसमैन रखने हैं, ठीक है, 100 पोस्ट हैं, क्यों नए नए 100 बंदे कहाँ पे रखने हैं, पुलिस में भर्ती करने हैं, ठीक है। तो नए 100 बंदों में से 15 बंदे कौन यहाँ पे आएंगे, 15 बंदे आएंगे एससी और एसटी से, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट था छोटी जातों के लिए, ये कौन लेके आए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये इसलिए लेके आए थे ताकि ये जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं, ताकि ये भी क्या हो जाएंगे, इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, ये भी क्या है, दूसरे लोगों की तरह अमीर बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद और बच्चों देखो, ये और क्या है, इन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया, ठीक है। अनटचेबिलिटी होती है छुआछात, ठीक है। छुआछात का मतलब ये था कि जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो अगर लोअर कास्ट जो अगर जो लोअर कास्टों वाले लोग उस टाइम पे अगर किसी अमीर बंदे को छू भी देते थे, ठीक है, तो अमीर बंदा सोचता था कि हम तो अभी क्या हो गए हैं, अभी जो सारे के सारे पाप है ना, वो हमें लगे हैं ना, अभी जो हमारा जो स्वर्ग में क्या नहीं हो सकता है, स्वर्ग में वास नहीं हो सकता है। तो ऐसा उनका मानना था। एक और इंसिडेंट बताता हूँ आपको, ठीक है, अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, जो क्या था, महाराष्ट्र में एक वहां तो क्या था, वेल था, कुआं था, जहाँ से लोग क्या करते थे, पानी वगैरह निकालते थे, ठीक है। और जहाँ पे ये पानी वगैरह निकालते थे ना, तो जो वहां पे ये जो लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो वहां पे उनको पानी नहीं निकालने दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ से पानी कौन भरते थे, जो ऊंची कास्टों वाले होते थे। तो एक दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, कि जो गरीब लोगों को जो जो यहाँ पे जिनको नीवी कास्ट उस टाइम पे कहा जाता था, तो उनको तो ये वाटर 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 की सप्लाई मिल ही नहीं रही थी।
ठीक है। तो ये इनके मन को बड़ा ठेस पहुँचती है, जो ये चाहते हैं कि जो छुआछूत की बीमारी है ना ये, जो मतलब जो गरीब है किसी को अमीर को छू देता है, या फिर जो बहुत यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, अमीर गरीबों को समझते नहीं है, इस चीज़ को बोलते हैं बच्चों अनटचेबिलिटी, ठीक है। इसको हम क्या मैंने क्या करना है, खत्म करना है, ओके। इसके बाद बच्चों एक और इसका कॉन्स्टिट्यूशन एक और कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है राइट टू रेमेडी, ठीक है। राइट टू रेमेडी बच्चों सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ मैं क्या होती है। ठीक है, जो सपोज करो कि आपको कोई बीमारी है, ठीक है, सपोज करो कि आपको फीवर है, ओके। सपोज करो कि आपको कोई फीवर है ना। आपको कोई फीवर है तो आप किस बंदे के पास जाओगे? तो आप जाओगे डॉक्टर के पास में, है ना। तो आप किसके पास जाओगे बच्चों? डॉक्टर के पास में जाओगे। अभी डॉक्टर के पास में आप क्यों जा रहे हो? डॉक्टर के पास आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि डॉक्टर के पास उस बीमारी का इलाज है, ओके। तो अगर बीमारी है तो उसका इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, ठीक है। तो जैसे बीमारी का इलाज डॉक्टर करेगा, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए थे लोगों को कि चलो ये आपके जो 7 फंडामेंटल राइट्स थे उस टाइम पे, ठीक है, ये 7 फंडामेंटल राइट्स हम आपको दे रहे हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप ये फंडामेंटल राइट्स लोगों को दे रहे हो, तो अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, अगर गवर्नमेंट उनको ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है, तो फिर ये बेचारे कहाँ पे जाएंगे? तो इनका इलाज कहाँ पे होगा? ओके। तो इनका कोई ना कोई क्या है, इलाज भी होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं राइट टू रेमेडी, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि जो आप फंडामेंटल राइट दे रहे हो, आप इनकी गारंटी भी लो, ओके। तो ये गारंटी वो किस आर्टिकल के अंडर लेते हैं? आर्टिकल 32, ठीक है। अगर ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अगले वाली वीडियो होगी लेसन नंबर 2 बेस फिक्स के, तो उसमें सारा कुछ आर्टिकल्स वगैरह डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां से ये कंसेप्ट आप इजिली समझ सकते हो, ओके। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 32 यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता है। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली क्या था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उसका इलाज कराने के लिए आप कहाँ पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, और आप कहाँ पे भी जा सकते हो? आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो देखेगा कि जो आपको फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन दिए थे, अगर गवर्नमेंट उनको वायलेट कर रही है, तो वो फिर गवर्नमेंट को क्या करेगा? फटकार लगाएगा। गवर्नमेंट को वो क्या करेगा फिर? वहां पे ये बताएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो सिटीजन के बेसिक राइट है, एंड यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू अब्रिज दिस फंडामेंटल राइट्स, ओके। तो याद रखना है ये। एक बच्चों और क्या था जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत ही अच्छा एक और कॉन्ट्रीब्यूशन था इसका, और वो था स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब ये है, देखो, अभी आपको पता ही है कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, हमारा इंडिया है, ओके। अभी हमारे जो पूरे इंडिया में एक गवर्नमेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, ओके। ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया पे ध्यान रखती है, और हर एक स्टेट की क्या होती है? अपनी अपनी अलग गवर्नमेंट होती है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, राइट। जैसे कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट अलग है, हरियाणा की गवर्नमेंट अलग है, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट होगी, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ज़्यादा पावर आपने किसको प्रोवाइड करनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अभी जो अगर आपने ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है, तो इससे क्या होगा कि जो ये स्टेट है ना, ये फिर किसकी मानेंगे? ये सेंटर की मानेंगे, है ना। अगर सभी के पास इक्वल पावर रहेगी, फिर क्या जो स्टेट है ना, ये कंट्री से अलग होने की डिमांड करेंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि हम तो अपने आप में और कंट्री नया बनाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो बच्चों के जो फैमिली में, ठीक है, यहाँ पे फैमिली में 3 मेंबर है, ओके। फैमिली में 3 मेंबर है यहाँ पे, अज्यूम कर लो, और यहाँ पे 3 मेंबर है, ठीक है। एक इनका पेरेंट्स है, ये ए, ओके, और ये 2 क्या है? इसके बच्चे हैं। अगर देखो बच्चों जो यहाँ पे क्या है, सभी पर्सन्स को, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दी जाए? यहाँ पे सौ रुपये दे दिए जाए, मान लो, ठीक है, 100 रुपये दे दिए जाए यहाँ पे। इसको भी 100 रुपये दे दिए, इसको भी 100 रुपये दे दिया, ठीक है, इसको भी 100 रुपये दे दिए। तो अगर देखो जो अगर जो इसके पापा हैं, ठीक है, अगर ये बोलेंगे कि जो अगर सपोज करो इसके पापा क्या करते हैं, अगर कुछ काम करने के लिए बोलते हैं बच्चों को, ठीक है, कि मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको 10 रुपये दूंगा, आप ये काम कर दो, ठीक है। तो ये बच्चे क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहेंगे कि हमारे पास जो जितना पैसा आपके पास है, उतना पैसा तो हमारे पास ऑलरेडी है, ओके। तो अगर हम क्या करेंगे, पापा को इसके कितने कितने रुपये प्रोवाइड कर देंगे? 1,000 रुपये प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या करेंगे? लालच में अपने पापा को ओबे करेंगे, अपने पापा की आज्ञा मानेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी ऐसा कहा था कि अगर शांति बनाए रखनी है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर देनी होगी, उसको ज़्यादा अथॉरिटी देनी होगी, ताकि वो क्या है,
वो देश की यूनिटी बनी रहे। ओके, एक बच्चों ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक डीपीएसपी की डिमांड करते हैं। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, मैं नेक्स्ट लेसन में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इस स्लाइड से हमने हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो 8 डिफरेंट कमिटीज बनती हैं और उनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी भी एक थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते हैं। और इसको ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, ये सारा काम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। ये सारे पॉइंट आपने इसके कॉन्ट्रीब्यूशन में राइट कर देने हैं। ठीक है, कि जो क्या रोल निभाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्या जो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, तो बता देना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही कहा जाता है। ओके, इसके बाद बच्चों जैसे कि यहाँ पे जो क्या होता है, जो जो आपको मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है, ये जो ड्राफ्ट तैयार करने का काम है किसको देती है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी को देती है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पे मैंने बताया था ना, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हेड करते हैं बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फिर जो ड्राफ्ट होता है ना प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाता है यहाँ पे 27 यहाँ पे जो जनवरी होती है, इसको ये क्या है, ड्राफ्ट प्रिपेयर कर देता है बी आर अम्बेडकर। अभी ये जो जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करके किसको दे देती है वापस, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में दे देती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में दे देती है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में क्या होगा, अभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इस पे होगी डिबेट। ठीक है, इस पे क्या बहस होगी कि जो कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं जो हमने रखने हैं, कौन कौन सी बातें अच्छी बातें रखनी है उन्हें। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको अच्छी नहीं लगी उनको डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसके लिए की जाती है रीडिंग्स की जाती हैं। ठीक है, यानी ये 3 डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ये कहाँ पे होती हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में होती हैं। ठीक है, कब होती हैं, जब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती है, अपना ड्राफ्ट बना के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हैंड ओवर कर देती है। तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ जनरल डिस्कशन होती है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, यहाँ पे जनरल डिस्कशन होती है। यहाँ पे जो भी ड्राफ्ट दिया था उसको क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं किया जाता है, एक जनरल डिस्कशन कर ली जाती है कि जो हमारे जिन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर करके दिया इसमें है क्या क्या कुछ नहीं है। ठीक है, और जो फर्स्ट रीडिंग की अगर आप डेट याद रख सकते हो, तो ये 4 जनवरी 1948 से लेके नवंबर 9 1948 तक इसकी डेट थी। ओके, जब ये सेकंड रीडिंग होती है ना, तो यहाँ पे सेकंड रीडिंग में बहुत ही थॉरोली क्या की जाती है, एक एक लाइन को चेक किया जाता है कि जो एक एक लाइन है यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, यानी क्लॉज बाय क्लॉज क्या की जाती है, यहाँ पे हर एक लाइन की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और हर एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये देखा जाता है कि क्या ये जो बातें यहाँ पे कही गई हैं, क्या ये एट द एंड लोगों के लिए भलाई के लिए हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जैसे सेकंड स्टेज यहाँ पे होती है ना, तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, बहुत ही सारी जो बातें थी है ना, जो कहेगी कि आप क्या करो इनको चेंज करो, जैसे कि यहाँ पे 7,000 से भी ज़्यादा जो बातें थी ना, वो यहाँ पे चेंज करने के लिए बोली गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे 7,000 में से यहाँ पे कुछ डिमांड्स को यहाँ पे इंक्लूड फिर से कर लिया जाता है, जैसे कि 4,000 जो बातें थी उनको मॉडिफाई करके क्या किया जाता है, यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, यानी सेकंड रीडिंग में क्या है, थॉरली यहाँ पे जो ड्राफ्ट था उसको चेक किया जाता है। ओके, और डेट अगर आप याद रखना चाहो तो ये 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक इसकी डेट थी सेकंड रीडिंग की। जो थर्ड रीडिंग और फाइनल रीडिंग थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था, जितनी भी कमियां थी उसको निकाल दिया था, बस फिर से एक बार उसको पढ़ना था और मेंबरों को पूछना कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ये डेट होती है यहाँ पे नवंबर 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस डेट को क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर देती है, पास कर देती है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट जो डेट है ना मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो आपने याद रखनी है कि जो ये नवंबर 26 1949, एक तो ये डेट याद रखनी है। ठीक है, देखो जो इस डेट को क्या है, इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये लेकिन जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो अभी लागू नहीं किया गया था। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, 26 यहाँ पे नवंबर 1949 को क्या था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ ही आर्टिकल्स थे उनको क्या किया जाता है, लागू कर दिया जाता है। जैसे कि उस टाइम में पता है पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था हमारे कंट्री, तो बहुत लोग इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान में जा रहे थे, बहुत लोग पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में आ रहे थे। तो माइग्रेशन के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे उस टाइम पे वो क्या कर दिए जाते हैं, इन्फोर्स कर दिए जाते हैं, उस टाइम पे लागू कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो लागू नहीं होता है। ठीक है, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू होता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
और इसी डेट को हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो फुली तरीके से क्या होता है, इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बच्चों देखो एक साल पहले ही यहाँ पे तैयार हो गया था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो November 26 का 1949 को ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने कुछ ही आर्टिकल्स को लागू किया था, सारे आर्टिकल को हमने लागू नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड होने वाली है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से ये सुननी है आपने। ओके, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, तो जो देखो जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम बनाते हैं ना, यहाँ पे आपको पता है 26 यहाँ पे 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को है ना, 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फुली तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है ना, आपको ये बताया था आपको। और इसी दिन को बच्चों हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इसी दिन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे है ना। लेकिन 26 को ही क्यों मनाया गया था? ठीक है, और भी तो डेट्स थी। ठीक है, आपको पता ही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट होता है, ये दोनों डेट्स याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट को बन के प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन इस डेट को हम क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल होते हैं जिनको हम लागू करते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू होता है, इस 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं। अभी 26 जो जनवरी है ना, इसकी अपने आप में क्या है, एक इम्पोर्टेंस है ना, कि ये 26 जो 26 जनवरी का 26 डे था, यही क्यों चूज किया गया, और क्यों नहीं 21 जून की, 21 जनवरी क्यों नहीं, 25 जनवरी क्यों नहीं? ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बच्चों यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों कि जो 26 यहाँ पे जनवरी थी ना, तो इसका जो लिंक है ना, इसका जो संबंध है वो है बच्चों 26 जनवरी 1929 को। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे याद रख लेना कि 26 जनवरी 1929। ठीक है, तो बच्चों इस डेट को क्या हुआ था, जनवरी 26 1929 को यहाँ पे एक सेशन होता है किसका, कांग्रेस का। ठीक है, तो बच्चों जो अगर आपने जो कांग्रेस पार्टी है ना, अभी की कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी जिसको हेड करते हैं जिसे सोनिया गांधी हेड करते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी होती है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी थी ये कब बनी थी, ये 1885 में बनती है। ठीक है, कब बनती है ये, 1885 में बनती है। तो जब ये 1885 में बनी थी ना, तो हर एक साल क्या था, इसका सेशन होता था, हर एक साल इसकी एक मीटिंग होती थी। ठीक है, तो जैसे ये जो एक मीटिंग थी इसकी 1929 में जो मीटिंग हो रही थी, तो ये मीटिंग कहाँ पे होती है बच्चों, ये मीटिंग होती है इनके लाहौर में। ठीक है, याद रखना है कि जो ये मीटिंग थी ना, ये कहाँ पे होती है, इनके 1929 इस साल वाली जो मीटिंग थी कहाँ पे होती है, लाहौर में होती है। ठीक है, तो जो कांग्रेस की ये मीटिंग थी कब होती है, लाहौर में होती है। ठीक है, और इस मीटिंग में क्या चीज़ें आपने याद रखनी है, आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कि एक तो जो मीटिंग थी कांग्रेस की ये कब होती है, 26 जनवरी 1929 को होती है, कहाँ पे होती है, लाहौर में होती है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, यहाँ पे जो इस मीटिंग को प्रेसिडेंट कर रहे थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है। इसके बाद बच्चे इस मीटिंग में हुआ क्या था, इस मीटिंग में ये हुआ था कि यहाँ पे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू किसकी डिमांड करते हैं, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है, पूर्ण स्वराज का मतलब ये हिंदी वर्ड है, पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट और स्वराज का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी 1929 से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें आधी या फिर आधी से कम आज़ादी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, 26 जनवरी 1929 को क्या कहा था कि हमें फुल या हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, और इसी दिन क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, यहाँ पे वो जो ट्राई कलर होता है, जो हमारा जो देश का जो नेशनल फ्लैग होता है, उसको ये क्या करते हैं, पहली बार होवाइस्ट करते हैं। ठीक है, यानी जो इंडिया का जो स्टैम्प पे फ्लैग था उसको पहली बार लहराया जाता है 1929 में, कब, 26 जनवरी को। ठीक है, और ये कहाँ पे, जो रावी रिवर है ना, रावी रिवर के जो किनारे पे। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि जो जनवरी 26 को ही हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं, तो सबसे पहले तो बताना है कि यहाँ पे क्या था, 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, लाहौर में। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि हमें अभी क्या चाहिए, ब्रिटिश को कहते हैं कि नाउ वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि हमें अभी आधी आज़ादी नहीं चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट जो चीज़ यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे पहली बार क्या है, हमारे देश का जो जो फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग होता है, उसको लहराया जाता है। ठीक है, कहाँ पे लहराया जाता है बच्चों,
यहाँ पे रावी रिवर के किनारे पे, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद यहाँ पे लास्ट बात एक और भी बोलते हैं कि आज से हम क्या करेंगे कि 26 जनवरी को, ठीक है, कि आज से हम क्या करेंगे 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को क्या हर एक साल हम सेलिब्रेट करेंगे एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और जो 26 जनवरी को जो 1930 से जो हर एक साल क्या सेलिब्रेट किया जाता था, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता था, इसी दिन हमारे देश का झंडा था कि वो लहराया गया था, ठीक है। और ये कब तक ऐसा किया गया कि 26 जनवरी को हमने एज ए जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, ये चलता है 1947 तक, ठीक है। 1947 के बाद क्या है, जो ये आपको पता ही है 26 जनवरी को फिर हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना छोड़ दिया। फिर हम जो इंडिपेंडेंस डे था हम 1947 के बाद कब मनाते हैं, हम आपको पता ही है कि हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाना स्टार्ट कर दिया हमने, 15 अगस्त 1947 को हम अपना क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा, इस दिन हमारा जो कंट्री था वो आज़ाद हुआ था, ठीक है, ब्रिटिशर्स से। और आपको ये भी पता ही है कि ये पहले क्या मनाते थे, आज तो हम अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, 15 अगस्त को, लेकिन पहले जो 26 जनवरी को क्या मनाते थे, ये इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, याद रखना है, ठीक है। और आपको रिपब्लिक डे तो मैं बता चुका हूँ कि हम कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। इसके बाद जो थोड़ा सा जो टॉपिक बचा है आपके पास में, कि जो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जिसकी बात कर रहा हूँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है, और जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हम 2021 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इनमें क्या है जो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो देखो जो क्या क्या डिफरेंस है जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो आज कॉन्स्टिट्यूशन बना है। देखो बच्चों, जो हमारे पास 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल्स थे, यहाँ पे 395 आर्टिकल्स थे। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, 465 आर्टिकल्स हैं। उस टाइम पे कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। तो हम अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट में डिवाइडेड था, 22 पार्ट में डिवाइडेड था। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और आज तक हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार चेंज कर चुके हैं, 104 टाइम चेंज कर चुके हैं, ठीक है। यानी 100 से भी ज़्यादा बार, 104 बार हम क्या कर चुके हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके पास में जो कंप्लीट लेसन था जो स्विक्स का, जो अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम स्विक्स का लेसन नंबर 2 क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।